मगध एम्पायर जो है पूरा का पूरा आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा। मगध अगर आप नहीं टच करते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन आप लूज कर जाइएगा। तो वो पेन है, मिला है व्हाइट वाला, संजीत सर उधर कहीं रखे हैं क्या, देखो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मगध के बारे में देखते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास कहीं ना कहीं मगध के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, बोलो हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध? जरासंध। हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध? बोलो बृहद्रथ। बृहद्रथ दो गो आएगा, आपको इतिहास में कंफ्यूज करेगा। बृहद्रथ दो नाम आएगा, एक बृहद्रथ जो है हु इज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, तो एक बृहद्रथ वो है। और एक बृहद्रथ कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक, है ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसका भी नाम है बृहद्रथ। और उसको मार करके कौन से वंश का स्थापना होता है? बृहद्रथ को मार करके कौन सा वंश का स्थापना होता है? शुग वंश का स्थापना होता है। और शुग वंश वह वंश है जो हिंदुत्व पे बात करता है ना। क्यों? अभी से आप देख लो, कहां से, जब से मगध का स्थापना हुआ है या जब से सिंधु घाटी सभ्यता है। अब सोचो, सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद आर्य आया भारत में, लेकिन फिर भी हिंदुइज्म कहीं ना कहीं क्या है, विलुप्त है। महा पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं हम लोग सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में, लेकिन ब्रॉड लेवल पे तो नहीं कर रहे हैं। जिसका मन है वो किया, जिसका मन है नहीं किया। कोई प्रकृति की पूजा कर रहा है, कोई मातृ देवी की पूजा कर रहा है। तो हिंदुइज्म कहीं ना कहीं अभी भी क्या है, होते हुए भी खोया हुआ है। और उसके बाद बुद्ध आए, जैन आए, तो लोग कहाँ खोए हुए हैं? बुद्धिज्म में खोए हुए हैं और जैनिज्म में खोए हुए हैं। कहीं पे है राम, कहीं पे है कृष्ण, कहीं चर्चा ही नहीं है। सूर्य का भी चर्चा नहीं है, सूर्य का भी चर्चा नहीं है। स्वास्तिक की भी पूजा होती थी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में, और वो स्वास्तिक की पूजा वहां से करते 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 इस कलयुग में भी स्वास्तिक की पूजा होती है। लोग घरों के अगर स्वास्तिक बनाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? मेरे को क्या कहेगा, लोग कहेगा तुम एडवांस नहीं हो, है ना, तुम कैसा धकियानुसी ख्याल में पड़े हो। जबकि देखिए लक्ष्मी पूजा दीपावली में क्या बनाया जाता है? स्वास्तिक। और स्वास्तिक श्री का प्रतीक है। श्री मतलब जो इस संसार को चलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्तिक के साथ सुख और समृद्धि जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चे लोग देखना दीपावली के दिन घर कुंडा में स्वास्तिक बनाएंगे, दरवाजे पे स्वास्तिक लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं अशुभ का नाश करता है। इसका मानना था, हमारे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता वालों का मानना था कि ये अशुभ का नाश करता है, इसलिए लोग दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। वो अलग मानता है कि स्वास्तिक कम से कम 9 इंच का बनाना चाहिए अगर आपको शुभ फल चाहिए तो, है ना। तो सबका अपना अपना मान्यता है, तो वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म खोया हुआ है। हिंदुइज्म कब से जागा? जब बृहद्रथ की हत्या हुई और शुंग वंश की स्थापना। तो हम लोग ये देखेंगे कि मगध साम्राज्य, जो पाटलिपुत्र का इतिहास है, कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य के साथ बहुत बड़ा हिस्सा है जो शुरुआत का जुड़ा हुआ है। अगर पूछे गंगा और सोन के तट पर बसा एक पवित्र शहर या प्रसिद्ध शहर का नाम बताइए, बोलो। गंगा और सोन के मुहाने पर बसा हुआ एक शहर का नाम बताइए, पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन कैसे, अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बीपीएससी। मगध शासकों ने गंगा, गंडक व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक जल दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो पहला लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। मगध शासकों ने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक जल दुर्ग का निर्माण कराया। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्रा दे दिया गया। उसके बाद हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा यानी कुसुमपुर, पटना का पुराना नाम कुसुमपुर भी था, इसको बनाया। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया। क्यों कर दिया? बिंबिसार जब तक था तब तक राजधानी गृहब्रज राजगीर में था। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु आया। अजातशत्रु क्या किया? पंगा मोल ले लिया अपने नानी घर से, है ना, अपने नानी घर से पंगा मोल लिया। दो नानी, तीन नानी घर। अजातशत्रु का तीन नानी घर। कहां कहां? बोलो। अजातशत्रु का 3 नानी घर था, लिच्छवी, पंजाब, उत्तर प्रदेश तो है ही है, लेकिन दूसरी कहां? कोसला देवी, है ना, कोसल प्रदेश। तो 3 नानी घर।
तो यानी कि जब अपने बाप को मार देगा तो नानी घर तरफ से कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यानी तू काहे मेरा दामाद को मार दिया। तो बिंबिसार को मारा उसके बेटा अजातशत्रु ने, तो ससुराल कुछ बोलेगा ना जी। तो वही ससुराल जो मध्य प्रदेश, तो जो छोटा पंजाब वाला प्रदेश था वो तो सुस्त बैठ गया, वो कुछ आवाजें नहीं उठाया। लेकिन दो गो जो साम्राज्य था बहुत आवाज उठाया। कौन कौन? लिच्छवी, कौशल प्रदेश। कौशल प्रदेश का राजा कौन था उस वक्त? पूछ देगा आपसे, प्रसेनजीत था, याद रखना। तो प्रसेनजीत क्या करता है, और इधर लिच्छवी से, ये दोनों से डर था अजातशत्रु को। अजातशत्रु क्या एक रणनीति बनाया कि हम पटना राजगीर में नहीं सुतेंगे। क्यों नहीं सुतेंगे कि राजगीर में अगर सुते थे हमको आकर के यहीं पे कूच के मार देगा। तो चकमा देने के लिए क्या किया कि राजधानी तो था राजगीर, लेकिन सुता था पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि दुर्ग बनाया हुआ था ना गंगा और सोन के नदी पर, वहीं पे वो सैनिक छावनी बना दिया। एक वो सैनिक छावनी बना दिया इधर गंगा नदी की, ताकि उधर से कोई आए गंगा पार से तो हम इसको इधर से लट लें। समझ गए ना? अब दोनों तरफ से आक्रमण नहीं हुआ। जब दोनों तरफ से आक्रमण नहीं हुआ तो फिर क्या किया, प्रसेनजीत की बेटी, उससे शादी कर लिया अजातशत्रु। बहन अजातशत्रु इसकी प्रसेनजीत की बेटी के साथ शादी कर लिया। जब बेटी से शादी कर लिया अजातशत्रु, तब क्या हुआ, कौशल प्रदेश का इनकम खोल दिया, यानी दहेज के रूप में। वो शांत हो गया एरिया, इधर वाला भी एरिया तो कभी अटैक ही नहीं किया। ऐसे करते करते उदयन आया। तो अजातशत्रु जब आया तो अजातशत्रु ने एक काम और किया। अवंती का जो राजा था, याद करो, अवंती का जो राजा था उसी को मार करके जीत लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अवंती के राजा को किसने हराया? अजातशत्रु ने, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी कहां कर लिया? जब देखा कि मेरा पिताजी यहीं पे सूतते हैं, करना धरना बरस जिब भी सब यहीं करते हैं, नाश्ता ही करते हैं, तो राजगीर काले की रखे। मेन कौन है, मेन सेंटर कौन है? पाटलिपुत्र। तो सब यहीं, तो इसलिए उदयन ने भी इसको राजधानी यहीं बना लिया, और उदय अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा कर लिया। और नंद वंश, मौर्य काल, गुप्त काल जैसे साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्रा रही। इस लाइन पे याद रखना। आगे, चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आता है, पाटलिपुत्र आता है। हेनसांग किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। यह नगर खंडहर में बदला हुआ मिला उसको। यही पाटलिपुत्रा जो इतना गुलजार था, जिसके बारे में मेगास्थनीज बोलता है कि वाह ये ध्रुव तारा है। इसको क्या दिया था संज्ञा? पोलब्रोथा, पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा किसने बोला था बिहार को, पाटलिपुत्रा को? क्वेश्चन पूछेगा, पोलीब्रोथा की संज्ञा किसने दिया? मेगास्थनीज ने। पोलीब्रोथा का मतलब क्या होता है? ध्रुव तारा, मतलब बहुत सारे तारों में एक ऐसा तारा जो राइजिंग स्टार हो, है ना। तो वही है जो राइजिंग स्टार है। और जब ये चीनी यात्री हेनसांग आता है और देखता है पूरा बिहार क्या चीज बदला हुआ है, खंडहर में बदला हुआ है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो आधुनिक बिहार की राजधानी है। अब देखो बच्चा, इससे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, एकदम क्वेश्चन पूछ देगा पीटी में, कहां से उठा देगा क्वेश्चन। कहेगा कि मगध वंश के संस्थापक का नाम बताओ, बृहद्रथ। और ये किस काल में था? महाभारत काल में। महाभारत काल में इसलिए था कि बृहद्रथ का बेटा कौन था? जरासंध। नाम सुने हो? जरासंध को भीम मारता है और कृष्ण भगवान क्लू देते हैं। जरासंध क्या करता है कि मारता है किसको? जरासंध। और किसमें लड़ाई होता है? जरासंध में लड़ाई होता है और भीम में, है ना। तो भीम क्या करता है, जरासंध को पकड़ करके दोनों टांग ऐसे चीर करके फेंक देता है कि इधर एक इधर, और फिर आगे जुड़ जाता है। फिर दोनों टांग पकड़ के भीम इधर फेंक देता है, वो इधर फेंक देता है, फिर जुड़ जाता है। तब कृष्ण आते हैं। कृष्ण को तिनका उठाते हैं जमीन से, तिनका उठाते हैं और तिनका को कृष्ण ऐसे तोड़ते हैं, और एक तिनका को, इन्ने वाला तिनका को उन्हें फेंकते हैं, इन्ने वाला तिनका को इन्हें फेंकते हैं। तब भीम ऐसे देखता है। जैसे भीम देखता है कृष्ण को, समझ गया कि हमको ई टांग को इधर नहीं फेंकना है, ई टांग को इधर फेंकना है, और ई टांग को इधर फेंकना है, फिर नहीं जुड़ेगा, फिर नहीं जुड़ पाता है, और भीम जरासंध मर जाता है। ठीक है। तो महाभारत काल को दिखाता है। और राजधानी कहाँ थी उस वक्त? तो अभी भी राजगीर जाइएगा तो भीम जरासंध का अखाड़ा है। कभी समय निकाल के इत्मीनान से जाइए, चीजों को देखिए, महसूस कीजिए। नालंदा खंडहर हम लोग जाते तो हैं, लेकिन खाली जल्दी जल्दी में फोटो खिंचा के रगेते जाते हैं और रगेते चलाते हैं। और से नहीं होता है कि खदेड़ गया, खदेड़ ले, चलो चलो रे, हो गया। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जब भी जाइए ना, वहां पे बैठिए। अभी देखिए ना, G20 में ना नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के सामने, सोचो पूरा विश्व को बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी
देखो ये हमारा विरासत है, और सब लोग कितना गर्व कर रहा है कि आपके पास ये है। यस, मेरे पास माँ है ना। हम बता रहे हैं सबको, देखो मेरे पास नालंदा खंडर है और इसकी गरिमा ये है। पूरा विश्व को नहीं पता था जीरो क्या होता है, शून्य का आविष्कार यहीं के लोगों ने किया। विद्या क्या होता है नहीं पता पूरे मुल्क को कि विद्या क्या होता है। सरस्वती की पूजा इसी भारत में होती है और कहीं नहीं होती है। और बताओ, भारत पे गर्व करो आप लोग, हम ऐसे मुल्क में है जहां सरस्वती की पूजा होती है। हम ऐसे मुल्क में है जहां लेखनी की पूजा होती है, चित्रगुप्त पूजा होती है ना जी। हम ऐसे मुल्क है जहां पे सूर्य की पूजा करते हैं, छठ पूजा, है ना। हम ऐसे मुल्क में है जहां रोज सूर्य को एक लोटा जल दिया जाता है। हम ऐसे मुल्क में है जहां पति की लंबी आयु के लिए तपस्या तो नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर भूखे व्रत करते हैं। हम ऐसी मुल्क में रहते हैं जहां भाई के तरक्की के लिए दिन भर व्रत करते हैं, बहन भूखी पूसी कर्मा आता है ना जी, है ना। सोचो हम कितने अच्छे मुल्क में रह रहे हैं। कभी कभी हम लोग को अपना ट्रेडिशन, अपनी कल्चर पे गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में हैं। अभी देखो ना, G20 में जितनी लेडी आई ना भारत फॉरेन से, सब साड़ी खरीदी है। भले ही साड़ी पहनना आए चना एने के पल्लू एने उल्टी पल्ला सीधी पल्ला कुछ भी हो, लेकिन देखो ना, सी ट्राई टू, है ना, पहनने की कोशिश कर रही है कि ना, कैसे भी पहने, लेकिन सी रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना छोटा छोटा, माँ बाप ना बोले तो पता नहीं और कितना छोटा हो जाए। ये है हम लोग का कल्चर और ये उसका कल्चर, समझो बात को। तो इसीलिए बच्चा, हम लोग को अपने मुल्क पे, अपने ट्रेडिशन पे गर्व करना चाहिए, अपने विरासत पर, अपने हेरिटेज पे गर्व करना चाहिए। अब देखो, गया का विष्णुपाद मंदिर है, बोध गया टेम्पल है, पटना में ही देख लो, इतना सारा चीज है देखने को, लेकिन लोग देखेंगे नहीं। देखेंगे क्या, चिड़ियाघर जाएंगे, है ना, और बंदरवा को जाके देखेंगे। यानी एक बंदर दूसरे बंदर को देख रहा है और कहता, देखिए ना बंदर कैसे बोल रहा है, खी 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 कर रहा है। अरे तुम भी तो बंदरवे हो, तुम्हारा पुछिया नहीं है, उसका पुच्छी है ना। चिंपैंजी को देखे हो, चिंपैंजी और आदमी में क्या अंतर है पता है। चिंपैंजी आदमी सब कुछ एक जैसा लगेगा, चेहरा, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, खाने का तरीका, आदमी जैसा खाता है चिंपैंजी। कभी देखना चिड़ियाघर में, लेकिन एक चीज चिंपैंजी नहीं कर सकता जो आदमी कर सकता है। ये उंगली जो है ना उसका, ये देख रहे उंगली, ये सट नहीं सकता उसका, चिंपैंजी का ये उंगली नहीं सट सकता इससे। और जब ये उंगली नहीं सट सकता, यानी कि वो कलम नहीं पकड़ सकता। कलम कौन पकड़ सकता है, आप पकड़ सकते हो। तो समझो बात हो। तो हम लोग अपने ट्रेडिशन पे गर्व करना चाहिए, अपना नालंदा यूनिवर्सिटी पे गर्व करना चाहिए कि भारत में एक ऐसा जगह था जहां पे एंट्री के लिए लोग कितने देश से आते थे और दरवाजे से लौट जाते थे, एंट्री नहीं होता था। और यूनिवर्सिटी का खर्चा चलता था, गांव वाले चलाते थे, सोचो, अनुदान पे चलता था। तो याद रखो, उसके बाद हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार, एकदम याद रखिएगा। काल क्या था, 545 ईस्वी पूर्व, और इसका कैपिटल था राजगीर। देन शिशुनाग वंश आया। मैंने एक क्लू बताया था, मगध वंश के बारे में कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मगध वंश का आगे विस्तार बताइए या काल क्रम बताइए, तो हमने क्या बताया था, हसीन मोड़। क्या बताया था, हसीन मोड़, याद रखिएगा, हसीन मोर, मोरे याद रखिए ना जी। मोर कैसा होता है, मोर देखते हैं ना, तो मोर कैसा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव, अच्छा, सुंदर। तो मोर देखने में कैसा लगता है, हसीन लगता है। कैसा लगता है मोर, हसीन लगता है। तो इसी से आपको मगध का पकड़ लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जब भी बोले कि मगध कैसे कैसे आगे बढ़ा था, तो याद कीजिए हसीन मोर, हा से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, वेरी गुड, न से नंद वंश, और मोर से मौर्य वंश। चार को याद कर लीजिए, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कंफ्यूज भी नहीं कीजिएगा, है ना। हसीन मोड़ खाली याद रखिए, मगध मतलब हसीन मोड़। हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश का लास्ट शासक नागदशक। अब देखो एक और क्लू बताते हैं आपको, अब देखो एक और क्लू बताते हैं। जहां पे नाग मरेगा तो नाग का बच्चा जन्म लेगा, है ना।
तो नाग का बच्चा को क्या बोलते हैं? नाग तो है लेकिन शिशु है, मतलब शिशु मतलब छोटा है। तो यानी कि नाग मरा तो कौन जन्म लिया? शिशु नाग जन्म लिया। बस कहता सर इतिहास याद नहीं होता, याद करे बोलता कौन है? छोड़ दो, याद मत करो, खाली तरीकों को याद कर लो, देखो इतिहास में खेलोगे मजा आएगा। ठीक है, तो शिशुनाग जन्म हुआ। शिशुनाग लास्ट खत्म होता है तो नंद वंश आता है। नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम बताइए? महापद्मानंद, है ना, महापद्मानंद। और सबसे घमंडी, अहंकारी और टैक्स को इतना जनता पे लाद दिया कि जनता त्रस्त हो गया उससे, घनानंद। सिकंदर किसके कार्यकाल में भारत आया था? बोलो, किस नंदवंश के शासक के दौरान सिकंदर भारत आता है? घनानंद। याद रखिए, घनानंद से सिकंदर की लड़ाई होती है कि नहीं? बोलो, वो तो लौट जाता है ना, व्यास नदी भी नहीं पार कर पाता है, उसका सेना वहीं से लौट जाता है। ये सब याद रखना। और सिकंदर का सबसे मुख्य सेनापति का नाम बताओ? वेरी गुड, सेल्कस निकोटर। क्योंकि सिकंदर तो यहां से जाता है ना, जाता है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो उसका मुख्य सेनापति है वो कहां बस गया है ना? इधर का जो एरिया है, दक्षिण पश्चिम एरिया है ना, नॉर्थ, ये जो एरिया है, नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? पंजाब है, अफगानिस्तान है, आगे जाकर के, है ना। तो यहाँ पे जो हिंदू कुश पर्वत एरिया है, यहीं से लौटते वक्त सिकंदर की इधर मृत्यु हो जाती है और यहीं पे बस जाता है कौन? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकोटर यहीं पे बच जाता है और यहीं पे बसा हुआ है अभी तक सेल्यूकस निकोटर, अभी कहीं गया नहीं है। सिकंदर का तो पत्ता कट गया, लेकिन उसका मुख्य सेनापति यहीं पे एरिया में बसा हुआ है और साम्राज्य फैलाए हुए अपना। ठीक है, अभी भी इंडिया में घुसा नहीं है, लेकिन अभी भी इंडिया में घुसने का ताक में है यहाँ पे। और इसका सामना किससे होता है? घनानंद का सामना किससे होता है? बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम याद रखना है, चाणक्य। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, है ना। अब यहाँ पे सेल्यूकस निकोटर है, ये भारत पे अटैक की तैयारी में बैठा हुआ है कि जब मौका मिले हम भारत पे अटैक करेंगे। उसका लीडर, हेड तो भारत में अटैक कर नहीं पाया। क्यों नहीं अटैक कर पाया? सिकंदर इतना शक्तिशाली था, इतना बहादुर था, फिर भी भारत पे क्यों नहीं अटैक कर पाया? बोलो, सेना ही डिक्लाइन कर दिया ना, सरेंडर कर दिया कि हम नहीं करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। समझ गया ना? समझो बात को। लड़ाई को, लड़ाई से बहुत कम राजा लड़ा है, लड़ाई को दिमाग से बहुत राजा लड़ा है। और 18 सैनिक के बल पर पूरे बंगाल को अपने हाथों में कर लिया बख्तियार खिलजी। याद करो, सिर्फ 18 सैनिक के नाते पूरा बंगाल पे कब्जा कर लेता है बख्तियार खिलजी। पहले तो बिहार को विध्वंस किया और बिहार को पूरा विध्वंस करके वो बंगाल की तरफ आगे बढ़ता है और सिर्फ 18 सैनिक लेकर पूरे बंगाल पे कब्जा। क्यों? उस राजा को इतना डरा देता है ना, उसका सैनिक अभी पीछे ही है और उसका सैनिक जाता है बख्तियार खिलजी का, राजा को बोलता है, जानते हैं सर, बहुत बड़ा सेना जो है एकदम बॉर्डर पे आ चुका है, आपका विध्वंस निश्चित है, भागना है तो अभी लपेट के भाग लीजिए। वो पिछवाड़े घर के पीछे वाले दरवाजे से भागता है, अब भागता है तो फिर खाली कर देता है बंगाल और पूरी तरह बंगाल पे बख्तियार खिलजी का कब्जा। तो समझिए, बहुत सी लड़ाइयाँ बल के बल पे लड़ी गई है, बहुत सारी लड़ाइयाँ छल के बल पे लड़ी गई है और बहुत सारी लड़ाइयाँ दिमाग से लड़ा गया है। अब देखो यहाँ पे जो सेल्यूकस निकोटर है, मौका की तलाश में कि जब भी मौका मिले इंडिया में घुसेंगे। अब यहाँ पे राज किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज, चंद्रगुप्त मौर्य का राज। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपना सत्ता पूरा इंडिया में विस्तार तो कर ही रहा है हर जगह। अब यहाँ पे इसका लड़ाई होता है, झड़प सेल्यूकस निकोटर से। चंद्रगुप्त मौर्य का झगड़ा किससे होता है? सेल्यूकस निकोटर से। और सेल्यूकस निकोटर जब देखता है कोई आओ है न ताव है तो मारिए देगा अब हमको, लेकिन कहता है कि हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? तुम्ही जैसा शासक को ढूंढ रहे थे, तुम जैसा वीर योद्धा को ढूंढ रहे थे अपनी बेटी के लिए। कहता बेटी दिखाओ कहाँ है, तो बेटी दिखाया, कहता ये तो बहुत अथाह सुंदर है। कहता हाँ, हम तुम्हारे जैसे ही वीर सैनिक ढूंढ रहे थे अपनी बेटी के विवाह के लिए, और दोनों का शादी हो जाता है। समझ गया ना? अब बताओ, जब शादी हो गया, ये राज भी, इधर का एरिया भी पूरा ससुराल बन गया, इधर का एरिया भी पूरा ससुराल बन गया, तो पूरा इंडिया में तो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य छा गया जी। इधर का एरिया, इधर पूरा ससुरारे है, इधर का पूरा एरिया, साउथ वाला कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पूरा राज। ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, संस्थापक शिशुनाग,
ईस्वी सन 412 ईस्वी, और वैशाली को राजधानी बनाया। तो याद रखना ये वाला चीज को, शिशुनाग वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। उसके बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को बोला जाता है, और सबसे प्रतापी राजा हैं, सबसे घमंडी राजा हैं घनानंद। आई कौन सा बीच में आता है? बीच में आता है, हाँ बीच में आता है, और भी शासकों के बीच में आता है। डायरेक्ट महापद्मानंद के बाद घनानंद नहीं आता है, बीच में 2-3 शासक और भी आते हैं। पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाता है। उसके बाद नंद वंश जहां पे देखिए खत्म होता है, और नंद वंश को खत्म करके अंतिम शासक को मार करके, नंद वंश का सबसे अंतिम शासक उसको मार करके मौर्य वंश की स्थापना होता है। घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना होती है, और मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। और इनका शासन 322 ईस्वी पूर्व में शुरू होता है, और राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। इसमें से कहां से क्वेश्चन पूछ देगा, खाली अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश के शासकों के समय 2 राजधानी थी, याद रखना इस लाइन को। शुंग वंश के शासकों के समय में 2 राजधानी थी, कौन कौन सा? विदिशा और पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य में भी राजधानी पाटलिपुत्र था। बृहद्रथ वंश, संस्थापक बृहद्रथ, मगध का सबसे प्राचीन राजवंश, राजधानी गिरिव्रज, जरासंध इसी वंश के थे, और अंतिम शासक रिपुंजय। उसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश 545 से 412 ईस्वी पूर्व में था। बिंबिसार, इनके बारे में मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, राजधानी गिरिव्रज, शासन किया उन्होंने 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक। अजातशत्रु पिता कौन थे? बिंबिसार। शासन काल कब से कब रहा? 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक। विजयों द्वारा मगध साम्राज्य का अधिक विस्तार किया। पिता ने क्या चीज के द्वारा विस्तार किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके विस्तार किया। और बेटा क्या चीज करके विस्तार किया? अलग अलग महाजनपद को जीत करके विस्तार किया, है ना। तो विजय द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके काल में राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, किसके शासन काल में पहली बुद्धा काउंसिल का आयोजन हुआ था? फर्स्ट बुद्धा काउंसिल अजातशत्रु के कार्यकाल में। और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा उलट करके, हु वाज द पैरेलल ऑफ लॉर्ड बुद्धा? बुद्धा के समकालीन कौन सा शासक था मगध का? बिंबिसार, याद रखना। हर अजातशत्रु मत मार देना, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में अजातशत्रु भी रहेगा। तो तुम कहोगे हैं सर अजातशत्रु तो है, पहला बौद्ध काउंसिल हुआ तो इसके समय तो ये तो समकालीन है। नहीं, जीते जी समकालीन कौन था? बिंबिसार। मरने के बाद कौन? उनका बेटा अजातशत्रु। और अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, और यही वजह है कि पहला जो काउंसिल हुआ इनके देख रेख में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा, याद रखना। उसके बाद उदाइन आते हैं, अजातशत्रु का बेटा उदाइन, और इसका दूसरा नाम उदयभद्र भी है, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है? शेरशाह सूरी, अजातशत्रु, उदाइन, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? उदाइन। शासन काल था इनका 460 ईस्वी से 444 ईस्वी तक। गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, जहां पूर्व में अजातशत्रु ने दुर्ग बनवाया था, की तथा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी वहीं बना दिया। चूंकि राजगीर को अवंती से खतरा था। अब देखो सेंटेंस पकड़ो, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा रहता है, अब तुमको इस पे एनालिसिस करना पड़ेगा। चूंकि राजगीर को अवंती से खतरा था। कैसे अवंती से खतरा था? क्योंकि अवंती को कौन हासिल कर चुका था लड़ा करके? अजातशत्रु, है ना। और अभी भी अवंती से खतरा है राजगीर को। अजातशत्रु की विजय के परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। इसलिए पाटलिपुत्र अधिक उपयुक्त राजधानी थी, क्योंकि पटना एक ऐसा जगह था जो सेंटर में था, और हिमालय की तलहटी को आराम से वहां से कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन राजगीर से नहीं किया जा सकता। राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था? कितना पहाड़ी? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ी का अगर संभव हो तो नाम याद कर लीजिएगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश आता है। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय हो जाता है। राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली हो जाता है। कालाशोक
काकबर्न 394 से 366 ईस्वी पूर्व, राजधानी पुनः पटना बन जाता है और बाद में लंबे समय तक मगध की राजधानी बना रहता है। इसके काल में वैशाली में 383 ईस्वी में सेकंड बुद्धा काउंसिल का आयोजन होता है। उसके बाद महानंदिन या नंदीवर्धन, बोथ आर सेम। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके एक नए वंश नंद वंश की नींव डालता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद वंश आता है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश। अब देखो इसको अंडरलाइन करो और दिमाग में अंडरलाइन करो कि गैर क्षत्रिय राजवंश का उदय। महापद्मानंद नंद वंश का सबसे प्रतापीय, सबसे महान शासक महापद्मानंद प्रथम बार कलिंग की विजय प्राप्त करता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध का शासक बनता है। तो क्वेश्चन पीटी में से पूछ देगा, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध साम्राज्य के शासक का नाम बताइए। महापद्मानंद। उसके बाद घनानंद नंद वंश का सबसे अंतिम शासक और अधिक टैक्स जनता पे लाद दिया था, जिसके कारण जनता असंतुष्ट हो गई थी और जनता को न जिया जा रहा है न मरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनाप शनाप टैक्स जनता के ऊपर लाद दिया गया है। घनानंद का सेनापति का नाम पूछेगा, भद्रसाल, तथा राक्षस राज उसका अमात्य था। कहेगा उसका अमात्य का अमात्य मतलब क्या होता है? अमात्य का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो कहेगा कि घनानंद के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। राक्षस राज। घनानंद के प्रधान सेनापति का नाम बताइए। भद्रसाल। समझ? ऐसा लुसेंट में नहीं मिलेगा, हम पहले बता रहे हैं, लुसेंट में नहीं है ये सब चीजें है, पूछ देगा कट टू कट, याद रखिएगा। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासन काल में? घनानंद के शासन में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण सिकंदर कब करता है? बोलो, क्वेश्चन पूछा है बीपीसी अभी तक, अब आगे भी पूछ सकता है कि सिकंदर भारत पर कब आक्रमण करता है। कितना आसान डेट है? 3 दूना 3 दूना कितना आसान है? 3 गुना 2 बराबर 6, 326 हुआ। याद रख लो, हमेशा कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे कि सिकंदर कब भारत पे अटैक किया था। 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद का हत्या करता है और मौर्य वंश का स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। 322 ईस्वी से लेकर 184 ईस्वी पर तक काम करता है और यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो इतना प्रतापी राजा है, जो लगभग पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर लेता है। लेकिन सुन करके आपको दुख होगा, यही वो राजा है जो इसको इतना जीत लेने के बाद भी एक साधु मिलता है, जैन साधु। एक जैन साधु मिलता है और वो जैन साधु क्या कहता है कि देखो तुम जितना जीतना था, जितना आईएएस बनना था, कलेक्टर बनना था, सचिव बनना था, बन चुके हो। अब क्या करो? अब अपने आप की खोज करो। हु आर यू? हु आर यू? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन शांति से बैठ के अपने आप से प्रश्न करता है कि हु आई एम, हु आई एम, हु आई एम। तो जवाब क्या मिलता है? पता नहीं कौन है हम। तब शांति के खोज में और ईश्वर के मार्ग पे ये भी निकल पड़ता है और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जा करके अपना प्राण हथ देता है संरेखन विधि द्वारा। संरेखन विधि और बहुत कष्टदायक संरेखन विधि है। संरेखन विधि मतलब बहुत कष्टदायक विधि। जैसे किसी को घाव हुआ, एगो ही हाथ में घाव हुआ, एगो ही हाथ में घाव हुआ, तो घाव एगो जो है डॉक्टर क्या करता है? घाव तो सबको होता है, लेकिन 2 तरह का घाव होता है। ये हाथ में भी घाव हुआ, ये हाथ में घाव हुआ, तो डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे इतना बड़ा घाव हो गया, इसको हमको सुखाना है या इसको चीरा मारना है, तो डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन देगा और थेथर कर देगा। अब उस डॉक्टर उस घाव का ऑपरेशन करेगा ना, तुमको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। और दूसरा घाव क्या है? संरेखन विधि। संरेखन विधि मतलब 4 आदमी मिलके कहेगा देखे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब दवा देगा। और सबके साथ ही बचपन में हुआ होगा। हमारी दादी नानी कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखे तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अब पकड़ करके चाप करके, समझ गया ना? तो उस संरेखन विधि हुआ, यानी कष्ट भी खूब हो रहा है, तो उस हिसाब से प्राण अपना त्यागा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, हाँ क्या? ए क्षत्रिय कंटिन्यू रहा। हाँ क्षत्रिय कंटिन्यू, हाँ वहां क्षत्रिय था। यहाँ पे तो देखो
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या था, ना ये क्षत्रिय था ना ये गैर क्षत्रिय था। बहुत लोग बोलते हैं कि जुलाहा का बेटा था, कोई कहता है चमार का बेटा था। क्योंकि देखो वो खेल रहा है बच्चा, और वहां पे गुरु पहुंचता है चाणक्य और उस बच्चे को सिलेक्ट करता है, और कहा जाता है कि वो बहुत निम्न जाति का बच्चा था। और उसको क्या करते हैं, बहुत निम्न जाति का बच्चा बोला जाता है कि बहुत निम्न जाति का बच्चा है, और उसको चाणक्य जो है अपने अंदर लेकर के उसको ट्रेनिंग देते हैं और उनके माँ बाप से बात करते हैं कि बच्चे को हमको चाहिए, इसको बाकी के काम हम करेंगे, क्या करना है हमको पता है। चाणक्य को उस बच्चे में क्या दिखा था, सिर्फ एक ही चीज दिखा था, एक चीज दिखा था, जिसकी वजह से चाणक्य वहां खड़ा होकर देख रहे थे। और चाणक्य यही तो तलाश कर रहे थे कि पूरे भारत में हमको एक बच्चा मिले जिसको हमको खड़ा करना है, ट्रेनिंग देना है और तबाह करना है, उसके नंद वंश को तबाह करना है, घमंडी वंश को तबाह करना है। तो एक जगह खड़ा होकर के देख रहे थे चाणक्य, तो देखा 8-10 गो बच्चा सब खेल रहा है, वो बच्चा जो है पूरा सबको क्या कर रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। क्या बोलते हैं? लीडरशिप क्वालिटी। और राजा में सबसे बड़ा क्या चीज है? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी भी देखो, समझना, समझ में अंतर है। अगर तुम लीडरशिप करोगे तो लीडरशिप दो तरह का होता है। एक लीडरशिप होता है कि तुम अगर किसी को कुछ बोलते हो तो तुमसे काम करवाने का वो तरकीब जानते हो तुम। लेकिन एक लीडरशिप हुआ कि ये काम करो तो काम नहीं करेगा, लोग कहता बड़का ना तू लीडरशिप झाड़ रहा है। तो दो तरह का लोग, अगर तुम किसी से काम करवा लिए यानी तुम्हारी क्वालिटी है, समझ गया ना। और अगर तुम किसी से काम करवा रहे हो लेकिन वो खुशी से काम नहीं कर रहा है, जैसे तुम गए बस तुम्हारे ऊपर एक आधू ईटा फेंक दिया, तो लीडरशिप नहीं हुआ। तो वो दूसरे तरीके का जो लीडरशिप है वो था उसमें कि वो काम भी करवा रहा है और इसकी बात को भी सब मान रहा है, और अपोजिशन से भी कैसे काम निकलवाना है वो जानता है। और यही क्वालिटी देख रहे हैं खड़ा होकर के, कौन? चाणक्य देख रहे थे। कहते हाँ यही लड़का चाहिए। फिर ले जाते हैं उसको, डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं, और फिर वहां पे तो उसका असली जाति वंशज कुछ नहीं पता। ठीक है, हाँ। किसका? चंद्रगुप्त कह रहे हैं ना कि उसका पिता उस वक्त जब ये थे, उस वक्त पिता, इनके घर वाले से आदेश लिया जाता है कि हम ले जा रहे हैं। पिता का नाम इसका देखो, हो सकता है कहीं दिखे या कुछ गूगल करके देखना, हो सकता है मिल जाए, गूगल ट्राई करना, हो सकता है मिले, लेकिन संभावना नहीं कि इसका पिता का नाम पूछेगा, बहुत कम, क्योंकि सारा चीजें चेंज हो गया, सारा चीजें चेंज हो गया। चलो, सिकंदर के सेनापति सेल्कस निकोटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया। ये लाइन याद रखना, सिकंदर के सेनापति सेल्कस निकोटर को 305 ईस्वी में हराया। दरबार में सेल्कस का राजदूत मेगास्थीन रहता था, जिसने, अब देखो, बेटी से तो शादी कर दिया। कौन? सेल्कस निकोटर अपनी बेटी से शादी कर दिया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और अभी भी गांव में जाओगे तो वो प्रथा है। क्या है प्रथा पता है? बेटी अगर विदा होगी ना तो वो सहवाला भेजता है साथ, इतनी को बुतरू भेजे, चाहे इतना को बच्चा भेजे, चाहे इतनी को बहन भेजे, बेटी के साथ एक सहवाला भेजता है। देखते हो, बहन जाती भी एक और बहन भेज देता है साथ में, काला तुम जाओ सहवाला बन के। क्या देखना सच्चे में उसके पास लैट्रिन है कि नहीं है, कैसे खाता है, कैसे पहनता है, कैसा छत्ता है। अब तो ये काम पहले ही कर लेता है ना। पहले इतना जांच विच नहीं करता था कि 20 बीघा खेत है, बोल दिया तो उसी पे शादी कर लेता था। और अब क्या कहता है? पहले बोलता था हाँ मेरे घर में लैट्रिन है, तो उसी पे शादी हो जाता था। तो वो सवाला भेजता था कि जाके देखना सच्चे में लैट्रिन है कि नहीं है, तुम्हारी दीदी से सब कैसे बात करता है, कायदे से बात करता है कि नहीं है, तहजीब है या नहीं है। तो ऐसे करके पहले वो सवाला भेजता था, देखना कैसे जो दामाद जी हैं कैसे चलते हैं, दामाद जी का क्या शोहरत है, क्या इज्जत है, सब वो सहवाला देखता था। तो सहवाला के रूप में किसको भेजा? सेल्कस निकोटर मेगास्थनीज को भेजा सहवाला बना करके, और मेगास्थनीज पूरा पाटलिपुत्रा में घूम रहा है। अरे राजा तो बड़ी बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया से शादी हुआ है। राजा चलता है तो पीछे पीछे 2 पीपल का पेड़ चलता है, कौआ मैना सब उड़ता है, आगे आगे कौआ जाता है, पीछे पीछे मैना का एक झुंड जाता है, फिर हाथी घोड़ा जाता है, राजा की सवारी जाता है तो पीपल का पेड़ रहता है, बड़े बड़े गुंबद साथ में चलते हैं, ऐसे ऐसे नगाड़ा पीटा जाता है। ये तो क्या मतलब वो है। और यहाँ का स्टडी करता है मेगास्थनीज, और पूरा स्टडी कर करके इसी पे वो किताब लिख देता है, किताब लिख देता है। उस किताब का नाम है इंडिका, जिसको पाटलिपुत्र को 7 भागों में बांटा है उसने, और 7 भागों में बांट करके राजनीतिक,
कल्चरल, हर तरह से वो बांटा है और उसको स्टडी करके सब किताब में लिख दिया है। ब्राह्मणों के बारे में भी लिखा है कि यहाँ को ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मण नहीं लिखा है, बोलता है एंटीना वाला है को साधु होता है। एंटीना बड़का बड़का रहता है और उसका एंटीना एकदम हवा में लहराते रहता है, और कहा जाता है कि जो बोल देगा कि बेटा होगा तो बेटा होगा, बेटी होगा तो बेटी होगा, और कहता है कि हमको डायरेक्ट से मेरा एंटीना भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तुमको बोलो क्या चाहिए, है ना। और यहाँ पे बहुत चढ़ावा चढ़ता है उस पे, लोग बहुत पूजा करते हैं उसको, है ना, सब चीज का चर्चा। अब वो क्या जाने गया, मेगास्थनीज क्या जानेगा कि यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान होते हैं कि नहीं। ब्राह्मण की पूजा होती है, पुरोहित की पूजा होती है इस धरती पर, वो क्या जाने गया। तब ना कहता है कि विदेशी जो भारत में आता है ना जी, वो नहीं समझ पाएगा कि जिलेबी कैसे, जिलेबी के अंदर रस कैसे भराया, वो समझ ही नहीं पाता है। एक बार एक विदेशी को बोला जिलेबी खाइए, तो जिलेबी तो खाया लेकिन तो कैसे देख रहा है, फिर इस बार चूस रहा है, फिर तोड़ रहा है, तो खड़ा होकर बड़ी देर से तो कहता क्या हुआ भाई साहब, तो कहता है हमको तो सब चीज ठीक है लेकिन जिलेबी के अंदर रस कैसे भरा, हमको यही समझ में नहीं आया। तब उसको बताया जाता है इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, चुपचाप आनंद लीजिए, है ना। वही विदेशी फिर गांव से गुजर रहा था तो देखता ठीक है, ये क्या, कहता पुट्टी है गाय का, ये क्या है, ये पुट्टी है, तो कहता है पुट्टी है, तो वहां दीवार पे पुट्टी कैसे चला गया। गांव में देखते हो गोबर ऐसे से लेता है, थप ऐसे से लेगा, थप, है ना। तो विदेशी माथा पकड़ के बैठ गया उस जमीन पर, कहता है ये क्या, कहता है इंडिया इज अ यूनिक कंट्री, कहता है कैसे, कहता है एक हमारे कंट्री में तो देखते हैं पोट्टी नीचे करता है, और इंडिया में पोट्टी उतना ऊंचा 10 फीट ऊंचा में पोट्टी कैसे करता है। तब इंडिया कहता है आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, चलिए यहाँ से। तो एक जगह ले जाता है, उसको दिखाता है कि देखिए कैसे पोट्टी करता है। वहां पे एक लेडी गोईठा को गोवल को ऐसे से कर करके मार रही थी दीवार पर। अभी गाँव में जाओ ना, क्या निशाना रहता है एकदम लेडीज का, ऐसे लेके एकदम टप से मारेगा, सरिया के एकदम गोईठा, समझ गया ना। तो ये सब बहुत सारा चीज क्या समझ में आएगा जी, इंडिया को इंडिया वाले नहीं समझ पाए तो यहाँ के बाहर वाले क्या समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दरबार में सिलकस का राजदूत मेगास्थनीज रहता था, जिसने इंडिका की रचना किया। जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे इंप्रेस होकर के, किससे प्रेरित होकर के, किससे दीक्षा लिया जैन धर्म का, भद्रबाहु। और जहां पे भद्रबाहु बोले तो समझ जाना क्या, तुरंत तुम्हारा एंटीना काम करना चाहिए। क्या, एक भद्रबाहु था, एक स्थूलबाहु था, याद रहेगा, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। एक भद्रबाहु था, एक स्थूलबाहु था। भद्रबाहु ये वही है जो दिगंबर है। अब कहेगा भद्रबाहु संबंधित है दिगंबर, श्वेतांबर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या चीज संबंधित है, दिगंबर। और दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनता है, नंगे रहता है, नंगे घूमता है। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद श्रवण बेलगोला में मृत्यु हो गई संलेखना पद्धति के द्वारा। फिर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक आए, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय हासिल किया। ये डेट पूछेगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करता है अशोक, और अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करता है। अभिलेख मतलब कितना अभिलेख गड़वा निकला इसका, 13 अभिलेख को गड़वाया। और सारे अभिलेख में अपना चर्चा कि हमने कलिंग वालों को मारा, विजय हासिल किया, खून के नदियां बहा दिया, रक्त का एकदम वो किया, रक्त रंजित कर दिया। सारे अभिलेख में कहाँ गड़वाया, चौराहे पे गड़वाया, और भारत के विभिन्न शहरों में गड़वाया। लेकिन जो कलिंग में गड़वाया लेख, कतारे रुको, कहता क्या हुआ, कहता ना उसको निकालो, उस पर दूसरा चीज लिखाना है, ना तो कलिंग वाला भड़क जाएगा जी साहब। कलिंगे वाला आदमी को मारेंगे और कलिंगे में गड़वाएंगे तो कलिंग वाला आदमी नहीं भड़केगा। तो कहता है कि उसको क्या करो, निकालो। क्या हुआ, तो उस पर ये लिखो कि धम्म जो है ईश्वर का आदेश है, और हमने धम्म शब्द का पालन किया है। समझ गया ना, धम्म शब्द क्या है, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना, उसी तरीके से हमने धर्म का पालन किया है। हमने लड़ाई नहीं लड़ा, धर्म का पालन किया। तब कलिंग वाला कहेगा अच्छा हाँ, पूरा विस्तार से लिखाया है। चलो, लेकिन यही समझ लो कि उसमें डायरेक्ट नहीं लिखाया है कि हम लोगों को मारे, तोड़े, रक्त रंजित किए, ये किए, वो किए। चलो, बृहद्रथ आते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया और शुंग वंश की स्थापना करता है।
शुंग वंश का स्थापना होता है और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, याद रखना। तो कहेगा कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का काम किया? पुष्यमित्र शुंग का नाम याद रखना, बस इतना तक काम चल जाएगा। आप आगे जो है थोड़ा सा इसको देख लो, बिहार का भौगोलिक संरचना और स्थिति। कहां से क्वेश्चन पूछ देगा, टक टक क्वेश्चन सोल्व होगा। हमको नहीं लगता इतिहास में कहीं अब प्रॉब्लम होगा। आपको एंजॉय करोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन जहां पे फंसोगे ना, एक चीज करना, जहां पे तुम फंसोगे, पीटी में बहुत जगह क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जहां पे दो नाम कंफ्यूज करेगा, दो नाम कंफ्यूज करेगा ना, तो एक चीज देखना, जो दिमाग तुम्हारा पहले बार किस नाम को शिफ्ट किया था, तो जो दिमाग तुम्हारा पहले बार को शिफ्ट किया था ना, संभावना ज्यादातर है कि वही सही होगा। क्योंकि ज्यादा अगर दिमाग लगता है तो गलत हो जाता है। तो पहला बार जो हृदय तुम्हारा शिफ्ट करता है कि नहीं इसका ये आंसर होगा, तो कलम तुरंत टक से कलम का वो बिंदु गिरा देना, वहां पे आंसर के सामने बिंदु गिरा देना। क्यों गिरा देना? कि जब हम ओएमआर शीट को गोला करेंगे उस वक्त सोच लेंगे कि यही करना है कि क्या करना है, फट से उसको गोला करो। समय ज्यादा नहीं है, टक 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 काम करना है। एग्जाम में ब्रिलियंट आदमी पास नहीं करता है, रिजल्ट उसका होता है जो थोड़ा क्विक है और एक्यूरेसी है उसमें, और चीजों को समझदारी के साथ, सेंस के साथ निकालता है। बहुत बड़ा पढ़े लिखे का रिजल्ट नहीं होता। बहुत लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ब्रिलियंट, हाई ब्रिलियंट, रिजल्ट नहीं हो रहा है। कितना बार उसको समझाए हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करेगा वही जो उसके मन में है। समझ गया ना? साधारण स्टूडेंट का रिजल्ट होता है, खाली वो क्या करे, एक्यूरेट रहे, टाइम, जो टाइम बॉर्डेशन है उसको पालन करे और चीजों को एकदम सेंसिबल तरीके से सोल्व करे, कायदे के साथ, बस उतना ही चाहिए। ठीक है, पीटी पास, पीटी निकल जाओगे। ब्रह्म योनि हिल बिहार गया जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्रह्म योनि पहाड़ पर्वत बिहार में कहां स्थित है? गया जिले में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे पीटी में, कैसे, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जिलों की संख्या है? उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में, या कृषि जलवायु छोड़ दे, खाली इतना दे दे बिहार के उत्तर पश्चिम, समझ जाइएगा। सोन और गंगा नदी का संगम पटना। बिहार के भोजपुर जिले से सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक नहरों से सिंचाई बिहार के किस जिले में होती है? भोजपुर। याद रखिएगा, नहरों से सिंचाई में भोजपुर सबसे अव्वल है। और बिहार में सिंचाई का सबसे ज्यादा मुख्य साधन क्या है? नलकूप। याद रहेगा, नलकूप द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है और नहर सिंचित क्षेत्र भोजपुर है। बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को 3 भाग में बांटा गया है, तराई क्षेत्र का मैदान, बांगर क्षेत्र का मैदान और खादर क्षेत्र का मैदान, है ना? याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी जिसमें फसलों की प्रधानता होती है, और इस जलोढ़ मिट्टी में सभी फसल होता है, चाहे धान रोप दीजिए, गेहूं रोप दीजिए, गन्ना रोप दीजिए, सब खेती हो जाएगा। और ये बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में। अब देखो यहां से एक चीज और पता चल गया। एक चीज, एक देखो तरह कहता है इतिहास भूगोल एकदम लिंक है। कैसे लिंक है? देखो बोल रहा है बांगर मिट्टी, तब ये जो एरिया है जिला का, अब उस जिले को तुम क्या क्षेत्र मानो? कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र मानो। बताने की जरूरत नहीं है कि मैप पे बांगर क्षेत्र कहाँ है। कौन कौन सा हिस्सा आ गया? पटना से सटा हुआ, नालंदा से सटा हुआ गया, फिर गया से सटा हुआ रोहतास, औरंगाबाद, फिर ये सटा हुआ जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर वाला, फिर इधर का एरिया। यानी इतने सारे क्षेत्र हैं, बांगर बाहुल्य क्षेत्र हैं। अरवल पाया जाता है, तो अरवल जो है रोहतास के बगल में ही है। हाँ, जहानाबाद और औरंगाबाद के बीचों बीच में छोटा सा एरिया है अरवल, है ना? तो अब देखो, अब मान के चलो कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। कितना कोडरमा? अब बिहार में क्या था, अगर पूछते तो अभ्रक में सबसे पहले, जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था तो पूछा था सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ? कोडरमा। तब चला गया उधर। तब कोडरमा का सटा हुआ कौन है? गया है, नवादा है। तो नवादा में है कि नहीं अभ्रक? तो कहीं ना कहीं मिट्टी अगर दूसरे अलग हो गया, मान के चलो औरंगाबाद है, तो अरवल तो बगले में है।
हाँ अरवल में पाया जाता है, लेकिन हो सकता है उतना बहुल एरिया में नहीं पाया जाता हो जितना कोई इस एरिया में मिलता है। पश्चिमी चंपारण, पिडमोंट स्वैप मिट्टी, एक क्वेश्चन बीपीसी पूछा है ना। पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है और ये मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? गन्ने की खेती के लिए। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 5 पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। कहीं कहीं वैभवगिरी भी लिखा रहता है, इसलिए मैं पहले बता दूं, कहीं वैभारगिरी लिखा रहेगा, कहीं किताब में वैभवगिरी भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बिहार में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र वाले जिला का नाम बताइए, है ना, पश्चिमी चंपारण। पटना जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी है। गंगा नदी पटना बिहार में कहां से घुसती है? बक्सर में कौन सा पर्टिकुलर जगह है? चौसा से घुसती है और बिहार को कहां छोड़ती है? हाँ, आपका आगे बढ़ेगा, मुंगेर से आगे बढ़ेगा, सुल्तानपुर से आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल तरफ निकल जाती है। तो याद रखना कि सबसे बड़ा किस जिला में बहती है गंगा नदी? तो पटना जिला में सबसे लंबी क्षेत्रफल तय करती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। 12, याद रखिएगा इस संख्या को। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, इनमें से कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? और ये भी पूछ सकता है, इसमें कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है ना। अब बीच में दे देगा नवादा। अब बोलिए, तो कहिएगा आए सर मुख्यमंत्री तो गंगा जल ला दिए ना सर नवादा में, आए मुख्यमंत्री का तो गंगा जल आइए गया नवादा में, तो नहीं हुआ, वो अलग बात है ना। लेकिन नेचुरल रूप से गंगा के किनारे कौन है? ये 12 जिला है, याद रखिए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से भरा हुआ है। पूर्णिया व कटिहार जिले में सर्वाधिक जूट होता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है जूट से। तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। तो पूर्णिया और कटिहार सर्वाधिक जूट उत्पादित जिला है। और क्वेश्चन दे देगा कि इसमें सर्वाधिक जूट उत्पादित होता है पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बोलो सर्वाधिक, नहीं सर्वाधिक पूछेगा इनमें से, तो इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो रहेगा पूर्णिया मारिएगा। उत्तर बिहार का बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार का शोक किसको कहा जाता है? गंडक नदी, सबको पता है। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा उत्तरी बिहार का शोक, इसमें भी कंफ्यूजन है ना। चलो, बिहार का भी शोक कहा जाता है। हाँ, कोसी, यस, बिहार का शोक कोसी, कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। बिहार का शोक कोसी और इसको गंडक नदी, याद रखना। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। डेटा पूछ सकता है कि गंगा का मैदान का क्षेत्रफल बिहार में कितना है? 56,680। कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1954 में। कर्मनाशा, घाघरा, गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, सीमा रेखा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी करता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बीपीएससी और अदर यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस। कोसी परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दामोदर नदी बिहार में एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि कहलाता है। कृषि और जलवायु क्षेत्र अगर देखा जाए तो बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल में उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, जैसे दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी का मैदान का क्षेत्रफल 29.87%, दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14, छोटा नागपुर पहाड़ियां 20.28,
बिहार की खड़गपुर पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे प्राचीन और सबसे पुराना क्षेत्र है। एक क्वेश्चन पूछा है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है। यही वजह है कि बहुत सारे सीमेंट की फैक्ट्रियां यही हैं, क्योंकि चूना पत्थर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है और सीमेंट के लिए चूना पत्थर मेन इंग्रेडिएंट है। बिहार के उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अब पशुपालन और कृषि से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मधुबनी, अब देखो कल ही पढ़ाए थे कि मछली उत्पादन में सबसे अव्वल जिला का नाम बताइए। मधुबनी, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मधुबनी और दरभंगा दोनों का नाम है। तो सबसे ज्यादा अव्वल मछली में मधुबनी, दूसरा स्थान दरभंगा। तो मछली उत्पादन में अग्रणी जिला। और अगर मखाना पूछ दे तो दरभंगा हो जाएगा और मधुबनी सेकंड पे आ जाएगा। मूंग और मसूर, मूंग और मसूर क्या है? दाल है, दलहन फसलें हैं। उत्पादन की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है। मक्का, बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मक्के की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए? बलसुंदरी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। गन्ना की खेती के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? अभी ने पढ़ाए थे पश्चिमी चंपारण में, है पिडमाउंट मिट्टी, है ना। पिडमाउंट याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में अग्रणी है। और जहां पे सबसे ज्यादा गन्ना होगा, चीनी मिल आसे पास में रहेगा। आहर पाइन गांव वाले समझेंगे कि आहर क्या होता है, पाइन क्या होता है। जब गांव खेत में कभी घूमिएगा ना तो आहर नजर आएगा, पाइन नजर आएगा, पानी वाला। परंपरागत जल संरक्षण के लिए विधा अपनाए जाते हैं और दक्षिण बिहार में खूब है ना। नवादा ववादा आगे बढ़िएगा, उधर गया साइड में। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है और पश्चिम बंगाल का पहला है। जूट उद्योग में भारत का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। बिहार में कृषि भूमि 60% से भी अब कम रह गया है। कृषि बिहार वासी को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। किशनगंज जूट के उत्पादन में बिहार में अग्रणी है। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, किस जिले में? समस्तीपुर में। और पूसा नाम कहता है कि अमेरिकी का एक वैज्ञानिक था, नॉर्मन ऊषा नाम था उसका, और उसके नाम पे पूसा पड़ गया है। अब कितना सच्चाई है नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो समझ जाना कि अमेरिकी देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है पूसा। दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर में मखाने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ है? दरभंगा में, और 2002 में स्थापना हुआ है। बिहार में कृषि में उच्च गहनता का क्षेत्र है। उच्च गहनता मतलब बहुत निकट कृषि होती है, खेती होती है। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम का उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध था, याद करना। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके पहले जो पुर्तगाली आते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी और खासकर डच, यहां से बहुत सारा अफीम और सोरा ले गया है पटना से। सोरा किस काम में आता है? बारूद बनाने के लिए, बम बनाने के लिए। अंग्रेजों को क्या चाहिए? बम बनाना है। और क्या? अफीम किस लिए काम आता है? अफीम से मेडिसिन बनता है ना, और भी नशा के भी काम आता है। गन्ना बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसलें हैं। नगदी फसल मतलब क्या? नगद फसल मतलब ऐसा फसल जिस फसल को कबाड़ा और बेच दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें, काट छाट। और गेहूं को तुरंत कबाड़ के बेच सकते हो, उसको छटाना है, उसका खोही निकालना है, फटकाना है ना, तब बिकेगा। उसके बाद बिहार में उत्पादन की दृष्टि से गेहूं चावल के बाद दूसरी फसल है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होता था। बिहार में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन है? रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। चावल में सर्वाधिक सिंचाई के लिए साधन, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई के साधन क्या है? नलकूप द्वारा बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। नलकूप के बाद नहर से। मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है और भारत में, हाँ, मछली उत्पादन में बिहार भारत में चौथे स्थान पर आ जाएगा। तिल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला सुपौल। पटना सबसे अधिक चना उत्पादन करने वाला जिला है। और पटना और क्या क्या के उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा है? सब्जी, आलू, प्याज,
सबसे ज्यादा पटना। प्याज नालंदा, प्याज नालंदा। दलहन, दलहन। रोहतास जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। सर्वाधिक धान कहां होता है? रोहतास में। यानी गेहूं और चावल के लिए रोहतास। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, रोहतास। वेरी गुड। वन और वन जीव अभ्यारण्य, इससे भी पीसी क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है इसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, टक से आप निकल जाइएगा, कंफ्यूज खाली मत होइएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील, कवर ताल आर्द्र भूमि, बेगूसराय जिले में स्थित है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कांवड़ झील, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। कितना वर्ग किलोमीटर में है? 6311। मीठे पानी की उथली झील है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कांवड़ झील है खारे पानी की, मीठे पानी की, साधारण पानी की? मीठे पानी की। भारत का 39वां रामसर स्थल है ना, और 2020 में घोषित हुआ था, याद रखना। 39वां रामसर स्थल कब घोषित हुआ? 2020 में। इस झील की आसपास की भूमि कैसी है? नम भूमि है, और झील को पश्चिम बिहार का दर्जा दिया गया है, और इसका स्थापना 1989 में हुआ था। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तैयार रहना। अब किसी का जन्म होगा 1989 का, इसमें बैठा हुआ, तो याद रखना, अपना जोड़ देना डेट ऑफ बर्थ को उसके साथ। कभी कभी देखो, कोई चीज अगर याद नहीं होता है ना, तो हमको याद है, अगर याद नहीं होता है ना, तो सीधे 1989 सर याद नहीं हो रहा है, हाँ मेरा भाई का जन्म हुआ था सर 1989 में, हो गया याद। समझ ना, चीजों को कहीं न कहीं कनेक्ट कर दो, फिर देखना चीजें आसान हो जाएगी। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला है ये। देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये। गंगा नदी से संबंधित जलीय जीव अभ्यारण्य है ये। विस्तार लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और स्थापना इसका 90-91 में हुआ था। इतना ही तो याद करना है इसके बारे में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1978 में हुआ था। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। क्षेत्रफल कितना है? 893। गंडक नदी के तट पर है, और भारतीय बाघ जैसे पैंथरा टाइग्रिस नामक निवास स्थान है यहाँ पे। तो ये पूछ देगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है चीता, भालू, बाघ, याद रहेगा। भीमबान, बहुत लोग गए भी होंगे यहाँ पे, और ये मुंगेर जिला में स्थित है। स्थापना 1976 में हुआ था। यह क्षेत्र पर 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और गर्म जल का यहाँ पे क्या है? जल स्रोत है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं न्यू ईयर का, और क्या करते हैं? चिकन बना लेते हैं आग पर, और गमछे में क्या करते हैं? गमछी ले जाते हैं, और गमछिया में चावल डाल लेते हैं, और चावलवा के गमछिया में डाल के इसे बांध करके इसे नदिया में डालते हैं ना, तो बन जाता है चावल। हाँ, और निकाल लेता है, और गरम गरम चावल वहीं पे बैठ के खाता है। उन्हें चिकन गरम गरम, इन्हें चावल गरम गरम। और बताओ, न्यू ईयर में जाओ ना तो जगह नहीं मिलेगा। हाँ, चिकन वो कितना डाल देता है। अब कितना को चाहिए एकदम बॉयल चिकन खाना, तो क्या करेगा? तौली में बांध करके धो धा के में डाल देगा, बॉयल होकर खोल जाएगा, अब मसाला दे करके खाएगा। अरे आदमी तो ऐसा सा खा लेता है, कच्चा जब खा लेता है ना, तो और बॉयल है। तो ये यहाँ पे क्या है? गर्म स्रोत के स्रोत है, और ये गर्म इतना ही स्रोत, जैसे राजगीर में जो झरना बहता है, उसमें तुम नहा सकते हो, लेकिन वो वाला पानी में नहीं नहा सकते। सोचो, खौला हुआ पानी से तुम नहाओगे? संभव नहीं है ना। जिसमें चावल सीज रहा है उसमें तुम नहाओगे? तुम्ही को नहा देगा। यहाँ छोटे नागपुर पठार की वन से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। गौतम बुद्ध वन जीवाभरण, ये बोध गया में है, गया में पूछता है। स्थापना हुआ था 1976 में। संजय गांधी जैविक उद्यान, सबको पता होगा। स्थापना हुआ था 1969 में, और पटना में स्थित चिड़ियाघर और जैविक उद्यान कहलाता है। पंत, राजगीर में है पंत वन जीव अभ्यारण्य। स्थापना 1978, 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये वाला याद रखना, बिहार का पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, और भारत का पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। खनिज और ऊर्जा संसाधन, अब देखो बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है आपसे,
खनिज और ऊर्जा संसाधन, बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं करमटियागंज में। याद रहेगा, पर्टिकुलर स्थान पूछेगा तो करमटिया याद रखिएगा, और ये जमुई जिले में स्थित है। अब सोना का भंडार मिलने के मतलब नहीं कि सोना का मूर्ति रहेगा गड़ल, सोना का मूर्ति या सोना के जेवर नहीं गड़ल रहेगा, क्या रहेगा, बुरादा। सोना प्रकृति में छोटे छोटे बुरादे के रूप में पाए जाते हैं, उसको बहुत सारा फर्टिलाइज होता है, तब जाकर के उसको सफाई के थ्रू उसको बुरादा को इकट्ठा किया जाता है। गया व नवादा जिले में अबरक के भंडार हैं। क्यों? अब बिहार बट गया ना, पहले कोडरमा था, बंटवारा के बाद गया और नवादा रह गया। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से शुरू होती है। क्वेश्चन पूछ देगा, प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इससे क्वेश्चन पूछ देगा और ये इंपॉर्टेंट है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS बिहार राज्य में स्थित है। अब इसमें गलती मत कर देना, पूछेगा बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? 350 किलोवाट प्रति आवर। एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। देखो ये सब चीज बता रहा हूं ना, अभी उसके बाद वो अपडेट नहीं किया है, क्योंकि अभी भी अगर 2023 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना, 22-23 का, यही सब जिक्र है। उसके बाद इकोनॉमी अपडेट नहीं किया अभी तक, ये भी अपडेट नहीं किया है कोयले का अनुमानित भंडार अभी तक, बस वही अभी 16 करोड़ ही है। क्योंकि कहोगे अरे इकोनॉमिक सर्वे बिहार का 22-23, लेकिन आंकड़ा कब का है? 2021 का। तुम खुद कंफ्यूज कर जाओगे। वर्तमान में लगभग 55% ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है बिहार में? कोयला से होता है। यानी कि 55% ऊर्जा अभी भी हम कोयला से प्राप्त कर रहे हैं। खनिज और उनके प्राप्ति स्थान। अब देखो ये पूछता है बीपीएससी कि अबरख, सर्वाधिक अबरख गया। पेट्रोलियम किशनगंज में पता चला है पेट्रोलियम का खान। अब पेट्रोलियम मतलब क्या? उतना धुआंधार पेट्रोलियम नहीं जैसे कि इराक ईरान में बहता है, वैसा पेट्रोलियम नहीं, मतलब पेट्रोल होने का अंदेशा हुआ है। हमने क्या बताया पिछले क्लास में कि पेट्रोल कहां पाया जाएगा? आज जहां पे पेट्रोल निकल रहा है ना, जिस कंट्री से आज पेट्रोल आ रहा है ना, एक समय में वहां बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर रहते थे, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर, और वही जंगली जानवर जब मिट्टी के नीचे दब गए, अब पेट्रोलियम का रूप धारण कर लिए। और जिस क्षेत्र में बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, आज वही पेड़ जब जमीन के नीचे दब गए तो वहां से आज कोयला निकल रहा है। समझ गए ना? स्वर्ण सबसे ज्यादा सोना मुंगेर नहीं, यहाँ पे वही मान लेना जो हमने बताया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, करमटिया गांव। डोलोमाइट बाजारी गांव रोहतास, बोरोलियम गया, सोपस्टोन जमुई, बॉक्साइट मुंगेर, कोयला भागलपुर। कोयला भागलपुर याद रखना, ये पूछता है। कोयला पेट्रोल एकदम याद रखना, अभ्रक याद रखना, सोना याद रखना, यूरेनियम याद रखना। दूसरा वाला नहीं हो याद है तो चलेगा, पहला जरूर याद रखना। एस्बेस्टस मुंगेर, मैग्नीज पटना, लोहा गया, सोरा मुजफ्फरपुर, फेल्सफर गया। उसके बाद स्लेट मुंगेर, पायराइट रोहतास एकदम याद रखना, चूना पत्थर एकदम याद रखना, मोनोजाइट याद रखना, चीनी मिट्टी याद रखो, चने रखो, लेकिन क्वार्ट्स जरूर याद रखना, जमुई। भारत में पायराइट के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरा एकाधिकार प्राप्त है। मैथन बांध जल विद्युत संयंत्र है। बिहार का खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? पूरे भारत में 3% हिस्सा है बिहार का खनिज के उत्पादन में, और ये सब पूरा चीज क्या चीज में आ जाएगा? सब खनिज में आ जाएगा। बिहार का खनिज उत्पादन 3% हिस्सा है। अब देखो बीपीएससी क्वेश्चन इसे पूछता है औद्योगिकरण और नियोजन से, ठीक है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और सिल्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और 3 प्रकार का रेशम यहाँ पे बनता है भागलपुर में। कौन कौन सा? मलबरी रेशम, टसर रेशम और हुरी रेशम। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग हैं। कौन कौन सा? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग,
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, ये सब आते हैं मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कौन इनमें नहीं है, तो एक बार अगर सरसरी निगाह फेरा हुआ रहेगा ना तो तुम पकड़ लोगे कि अच्छा ये नहीं है। अगर इसमें दे देगा वन संसाधन, वनावरण, नहीं है। वन किसका है? संवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, बोलो। संवर्ती, संवर्ती मतलब केंद्र भी और राज्य भी दोनों का। पुलिस, राज्य सूची। प्रशासन, राज्य सूची। टोल टैक्स, वेरी गुड। आयकर, केंद्र सूची, याद रखना। पंचायती राज, धड़ धड़ जवाब दोगे तुम लोग, काहे लड़ा रहे हो जी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से लेकर 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को, ये वाला डेटा याद रखना। और ये कहे कि ब्रह्मा की तरह, कुरान की तरह ये सत्य है, तो याद रखना ये कुरान और गीता की तरह, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बीपीएससी पूछता है कि 4.12% हिस्सा प्राप्त होगा 2026 तक, यही हिस्सेदारी रहेगा। बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बना है। योजना और विकास विभाग बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना बहुत है, लेकिन काम अभी उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से करना चाहिए। बिहार का डालमिया नगर, बोलने की जरूरत है। एक बार बीपीएससी के एग्जाम के एक दिन पहले रात में सब जगह बोर्ड लग गया, पूरा पटना, पूरा गया में, सब जगह, जहानाबाद में, सब जगह। स्टूडेंट बोलता है कि सर क्या 1 नंबर तो मेरा इसी सही हो गया, कैसे? सर हम जा रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम देने के लिए, और बड़का वो बैनर लगाता है डालमिया सीमेंट। तो हम कल कुछ ने सर डालमिया सीमेंट देखे तो एग्जाम हम वही पूछ दिया जाइए कि डालमिया किस लिए प्रसिद्ध है, समझ गए ना? इसलिए कहते हैं चौकन्ना होके रहना। और तुम लोग कहते हैं ना बीपीएससी का हम एग्जाम देने जा रहे हैं ना, चौकन्ना कैसे रहेंगे, एकदम फोकस रहेंगे। कहाँ फोकस रहोगे? घोड़ा नहीं है, घोड़वा के देखते हो गन्ने बांध देता है, गन्ने बांध देता है ना? एकदम चौकन्ना रहो, सजग रहो, ठीक है? खाली पढ़ो ना नहीं है, चौकन्ना और सजग रहना है। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। रेशमी बस अग्रणी क्षेत्र भागलपुर। जूट सबसे ज्यादा, प्लाईवुड हाजीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। लाख उद्योग, लाख समझते हो, जिससे चूड़ी उड़ी बनता है, लाख। और लाख एक और होता है, देखते हो रजिस्टर्ड, अभी भी डाकघर में जाओगे तो एक स्टैंप मार देता है ना? पहले लाख का बना होता है, अब तो प्लास्टिक का बना होता है। बंदूक उद्योग, किसका जाता है श्रेय बंदूक उद्योग स्थापित करने का? है लाख 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 लाख। गया 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 गया, देख लेंगे एक बार, फिर अगर बोल रहे तो देख लेंगे, हम रिचेक कर लेंगे। लाख उद्योग गया, एक बार देख लेंगे हम आपको। तो बंदूक उद्योग मुंगेर का किसका श्रेय जाता है? मीर कासिम को जाता है, याद रखना। उसी का स्थापित किया हुआ जो अभी तक बंदूक वहां बनते आ रहा है। दिया सलाई, कटिहार। बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ, झाझा, जमुई। अभी भी झाझा और जमुई में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पे अभी भी बीड़ी लोग बनाते हैं, है ना? तो अब तो बीड़ी दिखता कहाँ, अब तो सब जगह सिगरेट ही दिखता है। बर्तन उद्योग बिहटा, सिवान। तेल मिल पटना, गया, मुंगेर। तंबाकू उद्योग बक्सर। बरौनी तेल परिष्करणशाला 1960 में स्थापित हुआ था। रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में है। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुआ था। कटिहार जिला जूट के उत्पादन में अग्रणी है। बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश। बरौनी औद्योगिक प्रदेश बरौनी में है। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश गया में है। सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश कैमूर में है। दक्षिण पूर्व बिहार का औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है मुंगेर। उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान चीनी औद्योगिक प्रदेश कहलाता है चंपारण। दक्षिण पश्चिमी बिहार का मैदान का औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है पटना। तो ये वाला याद रखना, पटना वाला। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित बिहार में स्थापित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई कौन कौन सा है? ठीक है, तो पहला रेल पहिया कारखाना बेला। बेला कहाँ है? गया के पहले, गया के पास, है ना? तो वहां पे क्या है? रेल पहिया का कारखाना है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप है हरनौत में। रेल विद्युत इंजन का कारखाना अभी मढ़ौरा में। भारत बैगन ये बंद हो गया है, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन 2 बार पूछा है।
2 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा। और अभी एगो दलहन इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है मोकामा में, दलहन संस्थान, भारतीय दलहन संस्थान कहाँ? मोकामा। तो मोकामे में काहे दलहन क्षेत्र स्थापित हुआ कर दलहन? क्योंकि दलहन कहाँ होता है? टाल क्षेत्र में होता है, और गंगा के उधर मोकामा, बाढ़, आगे बढ़िएगा बढ़ाइए, सब कुछ टाल क्षेत्र है, तो टाल में सबसे ज्यादा दलहन फसल होता है, इसलिए मोकामा में दलहन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी में डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन का कारखाना कटिहार में अभी निर्माणाधीन है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल, ये भी कटिहार में। तो इसमें से कोई भी पूछ देगा, आप तैयार रहिएगा। चमड़ा उद्योग मोकामा, दलहन इंस्टीट्यूट मोकामा। परिवहन और संचार, बिहार में सड़कों की कुल लंबाई पूछ देगा 2,91,00,000 किलोमीटर, 2,91,000 लाख किलोमीटर, लाख नहीं मतलब हजार हो जाएगा उस हिसाब से। राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितना है? 1.64 लाख किलोमीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लंबाई और राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 58। और कुल लंबाई बिहार में कितना गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग का? 5977 किलोमीटर। सितंबर 2022 तक का ये डेटा है। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई बिहार में कितना है? 3638। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई 15,637। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31। सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग NH727, यानी कि मात्र 4.5 किलोमीटर, और सबसे लंबा का है 404 किलोमीटर। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? मतलब पूरे बिहार में कितना रेलवे का पटरी बिछा हुआ है, कितना किलोमीटर तक? 3730.57 किलोमीटर रेल का पटरी बिछा हुआ है पूरा बिहार राज्य में। परिवहन विभाग अगर देखा जाए तो परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 213 के प्रावधान के तहत बिहार में काम करता है। मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है परिवहन विभाग। महात्मा गांधी सेतु, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी, पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में निर्मित है, और कुल लंबाई इसका है 5.75 किलोमीटर। उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में, और इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार राज्य परिवहन पथ की स्थापना सन 1959 में हुआ था। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? ये पूछ सकता है। 17 फरवरी 2019। कब तक बनके तैयार होगा? लक्ष्य कब रखा गया? 2024। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना होगा? पूरा पटना में कितना किलोमीटर में मेट्रो रेल चलेगा? 31.39 किलोमीटर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन। हाजीपुर में, और 2002 में गठन हुआ था। रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। बिहार में रेल मंडल कितने हैं टोटल? 4 मंडल हैं, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार। 4 रेलवे मंडल बिहार में, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क की कुल लंबाई प्रदेश में 205 किलोमीटर है। और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है वायुयान, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सड़क राजमार्ग। माराफारी हवाई अड्डा कहाँ है? भागलपुर में। अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी नाम है बहुत पहले का। रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल में। मुजफ्फरपुर में अभी हवाई अड्डा है। विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा, यह अभी चालू है। राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन संस्थान पटना में। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड BR से स्टार्ट होता है। और देखना बिहार में कितना जिला है टोटल? 38 जिला है ना, तो सबका कोड है। जैसे लिखते हो BR01, लास्ट में K56 ऐसे लिखा रहता है ना जी, तो सब जिला का कोड है यहाँ पे। जैसे पटना के लिए 01 है, अदर जिला के लिए 02 है, गया के लिए 03 है, शिवहर के लिए 04 है। तो ऐसे करके हर जिले, यानी कि तुम गाड़ी खड़ा कहीं पे है, तुम गाड़ी देख के बता दोगे खाली अगला ये वाला कोड से कि किस जिला का मोटरसाइकिल है या गाड़ी है। कोडवा याद करोगे 38 को तब ना।
लेकिन पटना वाला याद करना बड़ी आसान है। कैसे? जहां जीरो बन रहेगा कहोगे पटना जिला की गाड़ी। ठीक है। भारत सरकार ने गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया और पश्चिम बंगाल के लिए जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भी किसी क्वेश्चन इससे, जिसका बक्सर से भागलपुर तक बिहार में पड़ता है। बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित हुआ था? आकाशवाणी पटना 26 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका उद्घाटन, याद रखना। और ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको। बिहार में कुल 6 FM रेडियो स्टेशन है। कौन कौन? 3 गो पटना में है और एक मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सासाराम में है। बिहार में जनसंचार के लिए दूरदर्शन का शुभारंभ 14 अगस्त 1978 को 1 किलोवाट शक्ति वाले ट्रांसमीटर से हुआ था, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले। पटना में रंगीन प्रसारण की सुविधा 1982 में, पहले सब सादा टीवी देखता था, पता नहीं आप लोगों के समय में होता था कि नहीं, मेरे समय में था। मेरे घर में जब पहला टीवी आया था ना, इतना बड़ा शटर लगाने वाला, इससे आगे में शटर होता था टीवी का, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं। टीवी को मतलब शटर से बंद करते थे, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। और एंटीना तो बाप रे बाप, मेरे पापा जी इतना बड़ा एंटीना लगाए थे, मतलब उस एरिया में जो सबसे ऊंचा बास था वही खरीद के लाए थे। कहा है कि सभी देखेगा तो उसके यहाँ टीवी लगा हुआ है, समझ गया ना। गांव वाले का दिमाग में होता है ना क्या, कि ना हम देखेगा, दूरिया से झलकेगा, 2 किलोमीटर से देखो फलाना के यहाँ टीवी लगा हुआ है, दिखावा के लिए, समझ गया ना। अभी भी हमको याद है, इतना मोटा बांस लाए थे, कहां से उनको मिला था। और जानते हो, बांस के ऊपर एंटीना और चारों तरफ मोटा मोटा सिक्कड़ लोहा से बांधे ताकि हवा जो आए तो। और रामायण जब चलता था ना तो ऐसे से हिलाते थे हम लोग, आया नहीं आया, आया, मतलब आधा घंटा जो है ना इसी से करते हुए उसको नॉर्थ और साउथ करते करते लगता था। ये हाल था पहले। अब तो ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं कि बहुत सुंदर समय है। स्ट्रगल तो हम लोग किए हैं रामायण देखने में, है ना। पूरा लगता है कि एकदम कर्फ्यू लगा हुआ है रोड पे। रामायण अभी भी अरुण गोविंद सबके दिलों में बसा हुआ है। ठीक है। तो सब रंगीन कब आया? रंगीन टीवी, रंगीन जब फोटो आया ना बिहार में, गजब हो गया जी। सबको इतना चंभा लगा ना, अरे जानते हो फलानमा के यहाँ रंगीन टीवी है, अरे तरीके रंगीन टीवी ले आया। मतलब रंगीन टीवी नहीं है, लगता है वो सुपर कंप्यूटर पे बैठाए हुए है, ऐसा माना जाता था उसको। जैसे जब शुरू मोबाइल आया था ना 2000 ईस्वी में, तो एकदम जो पॉकेट में मोबाइल रखे रहता था, इतना घुंडी निकल रहता था, बाप रे, लगता है मोबाइल नहीं है, वो नासा से कनेक्टेड है, समझ गया ना। लगता है वो आदमी जो है डायरेक्ट नासे से बातें करता है ना। कहीं बैठता था ना तो जानबूझ के पॉकेटवा में निकाले रहता था। एक आदमी देखे, उसका पॉकेट में बड़ा था पॉकेट, लेकिन मोबाइल घुस जाता था अंदर। ये जो घुंडिया है ना, ये वाला ऐसे अंदर घुसा रहता था। तो की करता था ना, वो सफेद रंग का रुमालवा निकालता था और रुमालवा का पॉकेट में भर लेता था, तो आधा में रुमालवा आ जाता था, ऊपर में रखता था मोबाइल, रुमालवा के ऊपर रखता था, ऐसे दिखता था। कहता हाँ, और सबसे बात करता था, फिर मोबाइल से देखता था, फिर ऐसे बात करता, मतलब लगता है डायरेक्ट टू अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति से बात कर रहा है, समझ गया ना। और खौफ, गजब का खौफ जी, क्या मैं बताऊं कैसा खौफ। भले उसके मोबाइल में नेटवर्क आए चना है, नहीं आता था नेटवर्क, हम बता रहे हैं। पटना में तो नेटवर्क को आता था, और जगह जिला में जाके देखो ना, छत्ता पे चढ़े पड़ता था 3 तल्ला पर, तब आता था। दूगो, अरे पकड़ा, दूगो पकड़ा, तब जाके वो बात करता था होने वाली से, सोचिए, तब जाके बात करता था। न तो सोचो, मोबाइल रखता था कहाँ, 3 तल्ला पर, और बेचारा अपने है नीचे। और जब लैंडलाइन से फोन आता होगा उस पे, तो टुनुन 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 करता होगा, सुनता भी होगा कि नहीं है, सुनता होगा, ध्यान तो उसी पे रहता होगा कि कब बज जाए, समझ गए। टावर भी नहीं आता था, ऐसा समय में लोग रहते थे। चलो आगे। तो रंगीन टीवी आया, एक क्रांति, एकदम क्रांति का युग। अरे बाप रे, ऐसा लगता है। और इस टीवी ने कहता कितने लोगों का जीवन बदल दिया, है ना। कितने घरों में फेयर एंड लवली ले आया। टीवी नहीं आता ना, तो फेयर एंड लवली भी नहीं आता। और लोग, हाँ, तिलक का भी डिमांड होने लगा। सब टीवी का देन है, खासकर रंगीन टीवी का देन है ना। कैसे रहना है, कैसे साड़ी पहनना है, कौन नया मार्केट में क्या आया। अभी महिलाओं को देखो ना मोबाइल में, जितना देर मोबाइल रहेगा ना, वो सूट 8 घंटा तो सूटे देखती रहेगी उस पर, कौन सूट आया है, कौन सूट आया है। अब अपने हैं जानते क्या, 75 kg का, और उसमें स्लिम ट्रिम लड़की सूट पहनी हुई है, तो उस स्लिम ट्रिम पहनी हुई है तो उसपे तो वो अच्छा लग रहा है, और तुम वही सूटवा मंगवा लेते हो। और तुम जब पहनते हो आईना के सामने, हाँ ना बढ़िया दिया है, और फिर रिटर्न करते हो। तो कितना समय इसमें व्यर्थ हो रहा है, समझ गए ना।
तो यही में लगा हुआ है पूरा दुनिया। तो टीवी नहीं जानते हो, दुनिया कल्चर सब बदल के रख दिया। अब लड़का लड़की देखता है अपने लिए, पहले लड़का लड़की नहीं देखता था, जो माँ बाप देख के आते थे ना, हम देख लिए हैं बहुत अच्छा लड़की है, हो गया शादी। और पहले बार घूंघट उठाता था लड़की को तभी वो जो देखता था, और लॉटरी लगता था, बाप रे बाप बढ़िया है था, हाँ भगवान बहुत बढ़िया, और अगर निकल गई तो माथा पीट लेता था वहीं पर, है ना। तो ऐसे ऐसे युग था। और उसके बाद बिहार में दूरदर्शन के उच्च शक्ति के 5 ट्रांसमीटर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। ये पूछा हुआ भी है। बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं अभी उपलब्ध कराई गई है। बिहार में देखो पटना एयरपोर्ट का ना है, पटना को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं ना जी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन अभी खाली सिर्फ नामाकरण है, इंटरनेशनल पटना से अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है। और इंटरनेशनल लैंडिंग होगा, क्योंकि इंटरनेशनल जैसे लैंडिंग होता है ना, तो उसका जो एग्जिट होता है ना बहुत दूसरे तरीके का होता है। बाप रे बाप, जब इंटरनेशनल लैंडिंग करते हैं ना, तो निकासी उसका जो है ना, आपका जो वहां से आपका जो वीजा उजा है, सारा चीज है, पासपोर्ट है, वो अलग जाइए, उसका अलग लाइन लगी, मतलब उतरे घड़ी डायरेक्ट आप निकल के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अंदर घुसिए, फिर अंदर घुसने के बाद आपका वीजा चेक करेगा, वहां से सही से है कि नहीं, डेट मिलाएगा, पासपोर्ट पे ठप्पा मारेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, सामान चेक करेगा, कुछ लाए हो तो नहीं वहां से शराब उराब का बोतल उतल, तो मान्य है, मतलब कहने मतलब गड़बड़ नहीं है, ला सकते हो शराब का बोतल, लेकिन मात्रा में लाए हो कि ज्यादा लाए हो वो सब देखता हो। बिहार में नहीं ला सकते हो, बिहार में नहीं ला सकते हो, बाहर से ला सकते हो, जैसे बैंकॉक से गए, सिंगापुर से कोई ब्रांड मिला तो ला सकते हो, 1-2 को ला सकते हो, लेकिन वहां कस्टम वाला रहता है ना। हम जैसे उतरे कस्टम वाला को देखा, खड़ा करता कि आप बाहर कहाँ से आ रहे हैं, हम बोले यहाँ से आ रहे हैं, आइए आइए, सामान वाला लेकर के मेरा फिर से स्कैनिंग में डाला। हम खोज लो ना, कुछ नहीं मिलेगा, खाली ब्रश जी भी मिलेगा वो भी लेना है तो ले लो। अब जानते हो एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? महिलाएं, सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं। क्यों? तुम देखो ना, सिटपिन्नी रखेगी, नाखून घसने वाली रखेगी, है ना, और क्या क्या नरहन्नी रखेगी, नाखून काटने वाला, अरे 2 दिन के लिए जा रहे हो तो नाखून पजावे वाला, तो नेल कटर, है ना, 2 दिन लगी, इतना लोहा का सामान। हमको भी देख के कभी कभी लगता है काहे ला इतना, बताइए तो, है ना। 4 तरह का बिछिया रखेगी, समझ गया ना। और सीआईएसएफ वाला क्या करता है? खोलिए बैग, सब रख लेता है, नरहन्नी से लेके, नल छिलनी से लेकर के, नील पजाने वाला से लेके, नेल कटर सब रख लेता है। क्या करता है? वो पड़ा रहता है, अपन लुगाई को जाके दे देता होगा, क्या करेगा, बहुत दिन तक पड़ा रहेगा। आए चला, टेंडर होता है, टेंडर में फिर निकल जाता है, समझ गया ना। इसलिए कहता है कि दम एक जो पहली बार महिला जाएगी ना एयरपोर्ट पर, बाप रे बाप, उसको तो और पहले जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या सामान के लिए आपको रोक देगा आपका, और तब टी 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 उसका बैग कर ही लगता है। हाँ, मेटालिक ज्वेलरी वेलरी क्या क्या ले जाती है, तो सब पकड़ा जाता है। तो ज्वेलरी तो छोड़ देगा, लेकिन जो सेफ्टी पिन है और क्या क्या है, 4 तरह का दवाई रखती है कि लिक्विड वाला, लिक्विड 20 ml से ज्यादा अलाउड नहीं है। हम आ रहे थे कोलकाता से, एक दिन पहली बार गए थे, और दही लेके आ रहे थे, मिष्टी दही कोलकाता से ले लिया, आधा किलो दही लाए थे, आधा लीटर दही। कोलकाता एयरपोर्ट इतना अफसोस हुआ भाई, हम की दादी के लिए दही ले जा रहे हैं, आई रोक लिया होता। आए दही दिखा दिए, कहता यू कैन कैरी ओनली 20 ml, और 20 ml कितना? 2 चम्मच। हम कह लीजिए आपके सामने 2 चम्मच हम खा लेते हैं, समझ गया ना, 20 ml अलाउड ओनली। अब क्या कहोगे? हम देखते रहे दही को वो मिट्टी का, और दही मिट्टी मेरे को देख रहा है, कहता जाटा बाय बाय। ना खा सकते हो, भीड़ भाड़ रहता तो वहां पे दही खाओगे तुम, कैसा ये आदमी है बैठ के दही खा लग गया है, वो किशन कन्हैया कहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना, किशन कन्हैया। ठीक है, तो छोड़ देना पड़ता है। इसलिए कहता है जब भी एयरपोर्ट पे सफर कीजिएगा, एकदम अपने से पहले से अलर्ट रहिएगा कि हमको फालतू सामान नहीं ले जाना है। जिब्भी तिब्भी तो घर बता देता है, जिब्भी टंग क्लीनर है तो सब उसका स्कैनर बताता है उतना। लेकिन जो महिलाएं सब देखिएगा, सिटपिन 10-10 गो रख लेती है, सिटपिन समझते हैं ना, 10-10 गो सब निकलवा देगा वो सब। आए साड़ी में कैसे लगाएगी, वहां जाके खरीद लीजिएगा। हाँ, होटल वाला दे देता है। एक आओ देखिए, अगर लगाना है तो 2-3 गो अपने में लगा लीजिए, खोस लीजिए उन्हें, सिटपिनवा, उन्हें कुछ करेगा।
लेकिन उसमें कैरी पार्सवा में कैरी करके ले जाएगा ना तो निकलवा देगा। डोमेस्टिक में ज्यादा आए घी थोड़ा सा होगा, हो सकता है निकल गया तो प्रॉपर पैकेज में होना चाहिए। और क्या, अगर घी को तुम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, दो तरह से हो सकता है। एक होता है तुम्हारा लगेज पैक, लगेज में समझते हो, जो आपका लगेज में रखा जाएगा, और एक होता है अपने साथ कैरी। तो अपने में तुमको कैरी करने नहीं देगा। क्यों नहीं कैरी करने देगा पता है? क्योंकि तुम हो सकता है पानी लेके जाओगे और अंदर तुम किडनैप कर लोगे जहाज वक्त, तो कैसे इतना पानी ले जाओगे और मार दोगे पनिये पे किसी का पलटवे को, कह रहे किडनैप करो, पानी निकालो रे, मारो इसके आंख पे, समझ गया ना, लिक्विड मारो। इसीलिए ये सब चलते नहीं, ये सब रिस्की है कि तुम अंदर जाकर के हाईजैक कर लोगे जहाज को, समझ गया ना, मेन ये रीजन होता है। चलो, बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफी ऑफ बिहार, जनगणना। कुल जनगणना, कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452, याद रखिएगा डेटा को, 10, 40, 99, 452। भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6%। इस डेटा को याद रखिएगा, ये कम पूछेगा लेकिन ये ज्यादा पूछेगा। पुरुष जनसंख्या 52.14 और महिला जनसंख्या 47.86%। ग्रामीण जनसंख्या, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का भाग कितना है? योगदान 88.7% ग्रामीण जनसंख्या बिहार में निवास करती है। और शहरी जनसंख्या ये नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, याद रखना। यानी कि जो अनुपात है, रेशियो क्या हो जाएगा? 89.11। तो आपको 89.11 याद रखना है। जनघनत्व, डेंसिटी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शहरी ये एज पर 2011 है, 2011 के अनुसार। अभी नया वाला डेटा अपडेट नहीं ना हुआ है, फिर अभी कहाँ हुआ है? 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था। मतलब हुआ है, कुछ कुछ डेटा निकला है, लेकिन वो जो आधिकारिक होता है ना, जैसे 10 साल पे जनगणना होता है ना, वो अभी पुष्टि नहीं हुआ। तो अभी आप इसको मान के चलिए। जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देश में सर्वाधिक है। यानी कि इसका मतलब क्या समझते हैं? इतना बड़ा एरिया में ज्यादा सघनता, ज्यादा लोग रहना। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में है, मतलब खचवच आदमी भरा हुआ है। इसको ऐसे हिंदी में समझिए, ठेठ में ऐसे समझिए, खचवच भरा हुआ है। कहाँ खचवच भरा हुआ है? मतलब जमीन कम है और आदमी ज्यादा है। और न्यूनतम जनघनत्व, जमीन ज्यादा है, आदमी कम है। इसलिए कैमूर में कभी देखिए, कभी गूगल कीजिएगा, कैमूर में देखिएगा इतनी हरियाली है, पहाड़, पर्वत, झरना, एकदम लगता है कि भारत का पश्चिमी घाट है एरिया, कैमूर वाला एरिया। लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 918 है बिहार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछता है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर, ये दोनों को याद रखिएगा। डेटा भी याद रखिएगा, 1021 और है ना। अभी का पूछेगा अगर तो वर्तमान में पूछेगा कि 2000 वर्तमान में, अभी खाली एक शब्द डाल दे वर्तमान, तो 1090 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1090। उसके बाद शिशु बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल तक 935, सर्वाधिक किशनगंज का है 971 और न्यूनतम वैशाली का है 904। यानी आदमी वाला भी याद रखिएगा और बच्चा वाला भी याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय, कितना वृद्धि दर दशकीय हुआ है? यानी कि 2011 के पहले क्या था? 2001 से 2021 में कितना वृद्धि हुआ? 25.24% का जनसंख्या वृद्धि हुआ। सर्वाधिक मधेपुरा का बढ़ा है और सबसे कम गोपालगंज का बढ़ा है। ये दोनों याद रखिएगा। साक्षरता रेट बिहार का कितना है? 61.8% बिहार का साक्षरता दर है और पुरुषों की साक्षरता है 71.2%, महिलाओं की साक्षरता है 51.5%। इसमें खाली याद रखिएगा ये वाला किसका? कहा? ये वाला
देखो 879 कहीं कहीं लिखता है, वो भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, जो भी हो, लेकिन ए वाला देख लेना, 2-3 सोर्स से मिला लेना, 2-3 सोर्स से मिला लेना। और जो सर्वे में है ना, बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे में है ना डेटा, वही डेटा को मानना। हाँ, तो अगर 79 है तो 79 ही मानना, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो है, लेटेस्ट डेटा रखिएगा आप। हाँ, एग्जाम में वही नहीं, अगर वर्तमान पूछ देगा तब डालिएगा, वर्तमान नहीं पूछेगा, लिख देगा 2011 के 2011 के अनुसार, तब ये डेटा हो जाएगा। हाँ, बढ़ा है, हर चीज में बढ़ा है। कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखेगा, लिखेगा लिखेगा, या तो वर्तमान लिखेगा या तो 2011 लिखेगा, दोनों में से एक वर्ड जरूर लिखेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन चल जाएगा संटिंग में, संटिंग मतलब डी ऑप्शन में चल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दशकीय, मधेपुरा, गोपालगंज, साक्षरता पुरुष महिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। बिहार की साक्षरता भारत देश में सबसे लोएस्ट है, सबसे नीचे, सबसे कम। प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 3.3 प्रति वर्ग प्रति महिला, मतलब जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब क्या है, बिहार में एक आदमी 3 बच्चे को जन्म देता, आदमी नहीं जन्म देता है बच्चे को, औरत देती है, मतलब बिहार में एक महिला लगभग औसतन 3 बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा जनसंख्या, नहीं समझा। प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र। हाँ, ठीक है। जीवन प्रत्याशा याद रखना, प्रजनन दर याद रखना, इंडिया का और बिहार का, इंडिया का 2.9 है, बिहार का 3.3, यानी कि एवरेज 3 बच्चा यहाँ पे सभी का है। अब किसी का 2 गो है, किसी का 1 गो है, तो किसी को 6 गो भी है, किसी को 12 गो भी है, तो सबको एवरेज कर देगा तो 3.3 निकलेगा। जीवन प्रत्याशा यहाँ पे बिहार में अगर देखा जाए तो कितने बरस में लोगों की मृत्यु एवरेज हो जाती है, तो एवरेज जहां निकालना होता है तो कहोगे सर 17 साल जीता है आदमी, यहाँ तो कोई 100 साल में मरता है, तो कोई 100 साल में मरता है, कोई 85 साल में मर जाता है, तो एवरेज अगर निकालोगे तो 69.5 एवरेज। जन्म दर 26.1 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 27 लोग 1000 में 27 शिशु मर जाते हैं। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना, जिसका 43.1% शहरीकरण है। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर, याद रखना। बिहार देश में जनसंख्या देश में तीसरे स्थान पर है, जनघनत्व में पहले स्थान पर है, साक्षरता में सबसे कम स्थान में है, जन्म दर में पहले स्थान पर है और प्रजनन दर में प्रथम स्थान पर है।